हेलो दोस्तों। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पर डे कुछ जो भी क्वेश्चन हो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आ रहे हैं उनके थ्रू हम रिवीजन करेंगे। और हमारे साथ मेन सबसे प्रॉब्लम यही होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे और उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या जानते हैं। और ये अगर हम डेली करते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप 1 से 2 महीने ये करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ से आप क्वेश्चन को भी डील करना सीख जाएंगे और चीज़ों को रिकॉल करेंगे जिससे आप याद रख सकते हैं लंबे टाइम में। यकीनन मैंने भी यही किया। तो आप चीज़ों को लंबे समय में याद रख पाएंगे, जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम चीज़ों को भूलने लगते हैं और हमें बार बार नोट्स खोल कर देखने का मन नहीं करता। तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। हाँ, तो इससे आपकी और हमारी चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम अभी पीजीसीएल का करेंगे। पीजीसीएल का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हाट द टर्म बर्डन रेफर टू। ओके, तो ये सब तो आप क्वेश्चन ना देखें, क्वेश्चन का आंसर तो सभी जानेंगे, बट हम रिकॉल करेंगे इसके आसपास की चीजें कि ये द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो ये तो आंसर तो सभी जानते होंगे, टोटल इम्पीडेंस होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बर्डन के लिए। तो चलिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से आपको क्या क्या याद आता है? अच्छा बताइए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं जो भी हाई हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज लो हाई करंट है उसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से लो करके सेफली हम उसको मेजर कर सके। ठीक है, तो सीटी में क्या होता है? सीटी सीटी इज स्टेप अप। पीटी क्या होता है? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है, पीटी स्टेप डाउन होता है। पीटी स्टेप डाउन होता है। अब इसमें क्या होता है? स्टेप अप। तो प्राइमरी वाला क्या होता है? प्राइमरी इन सीरीज, प्राइमरी इन सीरीज। यहाँ से हम प्राइमरी इन सीरीज विथ लोड, प्राइमरी इन सीरीज विथ लोड। ठीक है, प्राइमरी इन सीरीज विथ लोड। यहाँ से हम क्या करते हैं? करंट को करंट को स्टेप डाउन कर देते हैं, करंट को स्टेप डाउन करके मेजर कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है? प्राइमरी इज इन प्राइमरी इज इन पैरेलल, प्राइमरी इज इन पैरेलल होता है इसमें। और इसमें क्या करते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीटी को कभी भी कभी भी ओपन सर्किट, सीटी का सेकेंडरी, कभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं छोड़ना सिटी का ओपन सर्किट। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं छोड़ना, है कि नहीं? तो देखो क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि प्राइमरी में फ्लक्स डेवलप होता है, उससे सेकेंडरी में फ्लक्स डेवलप होता है। तो अगर हम सेकेंडरी और वो सेकेंडरी वाला प्राइमरी को अपोज करता है, इस तरह से हमने पढ़ा है ना। तो वही है कि अगर हम सेकेंडरी को ओपन छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा प्राइमरी एक्साइटेशन, पूरा का जो पूरा प्राइमरी करंट है वो एक्साइटेशन करंट बन जाएगा, जिससे कोर में बहुत ही मैसिव मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से ओपन सर्किट टर्मिनल्स पर डेंजरस हाई वोल्टेज स्पाइक हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज स्पाइक होगा तो इंसुलेशन वगैरह ब्रेक डाउन हो जाएगा और कोर ओवर हीट करके जला सकते हैं। इसीलिए हम सेकेंडरी को कभी भी सीटी में सेकेंडरी सेकेंडरी नेवर नेवर ओपन सर्किट। और पीटी में क्या है? प्राइमरी नेवर नेवर क्लोज क्लोज। और यहाँ जो दिया गया है या वार्डन दिया गया, ठीक है, तो सीटी एंड पीटी के सेकेंडरी टर्मिनल पर जो भी लोड कनेक्ट होता है, जैसे कि मीटर का रेजिस्टेंस, रिले और कनेक्टिंग वायर का इम्पीडेंस वगैरह, तो उसे ही वार्डन कहते हैं। बर्डन बर्डन को बर्डन को बर्डन बर्डन इन वोल्ट एम्पेयर, बर्डन को हम वोल्ट एम्पेयर में मेजर करते हैं। हाँ, अगर जो है वार्डन रेटेड वोल्ट एम्पेयर से ज्यादा हो जाए तो ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी खराब हो जाती है। ठीक है, एरर होता है आपका, रेशियो एरर होता है और फेज एरर भी होता है। ठीक है, रेशियो एरर क्या होता है? एक्चुअल रेशियो और नॉमिनल रेशियो में जो डिफरेंस होता है उसी को एरर कहते हैं। फेज एरर क्या होता है? प्राइमरी और रिवर्स सेकेंडरी वेक्टर के बीच के एंगल परफेक्टली 180 का होना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है, सुनिए, प्राइमरी और रिवर्स सेकेंडरी वेक्टर के बीच का एंगल परफेक्टली 180 होना चाहिए, पर थोड़ा डेविएशन आ जाता है तो उस इसे पावर मेजरमेंट में ही एरर बोल रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विद अ सेक्शन ऑफ अ डिफरेंट रिलक्टेंस द सेम फ्लक्स पास थ्रू ईच सेक्शन द टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय। ये सब तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है। चलिए हम एमएमएफ के बारे में जानते हैं। एमएमएफ क्या है? एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है एन आई। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एमएमएफ इज लाइक ईएमएफ। इसको आप एनालॉगस ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आई इंटू आर, तो यहाँ से भी आप एन आई लिख सकते हैं या फाई इंटू एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कैसे किया? तो आई होता है फाई का, ठीक है, और रिलक्टेंस होता है, सॉरी उल्टा हो गया, और ये रेसिस्टेंस होता है रिलक्टेंस का। ठीक है, हाँ, इसी तरह से एमएमएफ होता है, एमएमएफ होता है ईएमएफ, सॉरी सॉरी फिर से उल्टा हो गया, और ईएमएफ 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 होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है तो विद सेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिलेक्टेंस, तो अलग अलग रिलेक्टेंस है। मान लीजिए यहाँ कोई अलग अलग रिलेक्टेंस है, यहाँ की रिलक्टेंस अलग है, यहाँ की रिलक्टेंस अलग है, यहाँ की रिलक्टेंस अलग है। बेसिकली रेसिस्टेंस के बारे में कह रहा है कि अलग अलग रेसिस्टेंस है। हाँ, मे भी अलग अलग मटेरियल का होगा, इसीलिए अलग अलग रेसिस्टेंस है, डिफरेंट। और फ्लक्स पासेस थ्रू ईच सेक्शन, लेकिन फ्लक्स जो पास कर रही है वो सेम कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अपन पढ़ते हैं ना, भी इक्वल टू आई इंटू आर वन आर प्लस आर। अब करंट सेम है और रेसिस्टेंस अलग है, तो भी इक्वल टू हम अपन क्या लिखते हैं, आई वन आई इंटू आर टू आई इंटू आर थ्री। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा कि फाइन टू एस, फाइन टू एस वन, फाइन टू एस टू, तो यहाँ हो जाएगा फाइन टू एस वन प्लस फाइन टू एस टू, फाइन टू एस थ्री, क्योंकि यहाँ लिख रखा है ना कि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फ्लक्स बाय एवरेज रिलक्टेंस, नहीं टेकिंग द मैक्सिमम एमएमएफ, नहीं एडिंग इंडिविजुअल एमएमएफ अक्रॉस, अपन इंडिविजुअल एमएमएफ ले रहे हैं ना, एमएमएफ अक्रॉस ईच सेक्शन, एडिंग फ्लक्स ऑफ ऑल सेक्शन एंड मल्टीप्लाइंग, ये सब तो नहीं होगा, एडिंग फ्लक्स ऑफ ईच सेक्शन, ये सब ऐसे ही है, आंसर तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In a distribution system single line diagram, the presence of bus bar at a station allow which of the following operational feature, कहीं भी जब अपना जाना हो, ठीक है। फाइन टू एस, तो इसका तो ऐसे ही आप मार दोगे, है कि नहीं? इसमें भी कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए इस बार जो ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं? अच्छा मतलब नया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। किस चीज का फॉर्मूला होना चाहिए? इसमें फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू के इंटू एन प्लस माइनस वन, ठीक है। अगर फोर फोर एन पल्स कन्वर्टर, एन पल्स कन्वर्टर, ये इसकी फॉर्मूला होती है, ठीक है। एसी करंट हार्मोनिक जनरेटेड ऑन द सोर्स साइड गिवन बाय द फॉर्मूला। तो यहाँ पे एच क्या है? एच है, एच इज द हार्मोनिक ऑर्डर, एच इज हार्मोनिक ऑर्डर। के क्या है? कोई के इज इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, और एन क्या है? पल्स नंबर। एन तो अपन जान ही रहे हैं, ये एच एन पल्स नंबर, पल्स नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हार्मोनिक्स हमसे पूछ रहा है, एच इक्वल टू के को हम वन ले लेंगे। अगर हम के को वन लेते हैं, अगर हम के को वन लेते हैं तो 12 इंटू वन प्लस माइनस वन, तो मेरा आता है 13 और 11, ठीक है। 13 आता है और 11 आता है। अगर हम एच को टू लेते हैं, के को हम टू लेते हैं, प्लस माइनस वन, तो 25 और 23 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में 11 है, 13 है, 11 भी दिया है और 13 भी दिया है, ठीक है। 25 और 23 तो है नहीं, 11 और 13, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा है दोस्तों? लोएस्ट ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। तो 11 और 13 में लोएस्ट कौन सा है? 11 है, तो 11 हो जाएगा। ये एक नया क्वेश्चन लगा था मुझे। चलिए आगे आगे चलते हैं दोस्तों।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग इंटरपोल्स? इंस्टॉलिंग इंटरपोल्स ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है दोस्तों। इंटरपोल हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? इंटरपोल हम क्यों इंस्टॉल करते हैं ये तो आप जान ही रहे हैं। तो बताइए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन एंड इम्प्रूव कम्यूटेशन हो जाएगा। इंटरपोल का क्या होता है? ऐसे रहता है यहाँ पे, मान लीजिए सेम पोल एज मेन पोल अहेड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो यहाँ पे क्या है, इसको पतला कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, लाइक दिस। तो जनरेटर में क्या होता है? सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी एज मेन पोल अहेड, अहेड, अहेड को याद रखना। और मोटर में क्या होता है, मतलब जो इसके आगे वाला है वही पोलैरिटी होगा जनरेटर में, ठीक है ना। लेकिन मोटर में क्या हो जाता है? सेम पोल एज मेन पोल बिहाइंड इट, मतलब इसके पीछे। अब मान लीजिए इस जनरेटर में एस हो जाएगा, लेकिन मोटर में क्या हो जाएगा? दिस वन इज दिस, मोटर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर मोटर, फॉर जनरेटर। जनरेटर में क्या हो जाएगा? आगे वाला, और मोटर में क्या हो जाता है? पीछे वाला, बिहाइंड इट, ठीक है ना। दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ। अभी पेन पेन उतने अच्छे से आया नहीं है पकड़ना, इसलिए दिक्कत होती है। हाँ, अब ये जनरेटर है, तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, मेन पोल हेड। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि फील्ड करंट इसमें ऐसे आएगा ना, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस 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 दिस, ठीक है। इसमें फील्ड करंट ऐसे आ रहा है, ठीक। और इसमें, और इसमें इंटरपोल करंट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है ना, कि ये अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है चीजों को। तो इसमें कैसे बन जाएगा ये फिर? ये मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो ये कैसे बन जाएगा? ये कैसे बन जाएगा अपोज करने के बाद? ये समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और ग्रेविटी, ठीक है। तो हम जनरली ज्यादातर स्प्रिंग ही प्रीफर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्प्रिंग ही हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब इसमें भी अब स्प्रिंग और ग्रेविटी का क्या याद रखना है? स्प्रिंग एंड ग्रेविटी में याद रखना है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ये क्या होता है? टी डिपेंडेंट, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से इधर बढ़ जाता है। देखिए, स्प्रिंग में फायदा ही फायदा है, बस इसका एक यही डिसएडवांटेज है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बाकी स्प्रिंग में फायदा ही फायदा है। और ग्रेविटी में क्या है? ग्रेविटी को हमें वर्टिकल रखना होगा, वर्टिकल रखना होगा, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं आता है, नॉट एक्यूरेट। और क्या होता है? और लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है। तो इसका बस नुकसान ही नुकसान है। फायदा बस ये है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड ये क्या होता है? चीप होता है, चीप होता है। और ये क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। देखिए अपन कितने चीज याद कर लिए, इसी तरह से याद रख करना है। इसका आंसर तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार का क्वेश्चन काफी आसान लग रहा है। ऑल डे एफिशिएंसी इज रिलेवेंट फॉर ट्रांसफार्मर। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी कांस्टेंट लोड के लिए नहीं होगा, कांस्टेंट लोड के लिए नहीं होगा। अच्छा चलिए, इसमें इसमें ट्रांसफार्मर में अपन दो चीजें रिकॉल करते हैं। ट्रांसफार्मर में अपन दो चीज रिकॉल करते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अपन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं ना, और जो जनरली अपन लोग के घरों के साइड होता है, गली मोहल्ले में। और एक पावर ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप अप करता है, प्राइमरी 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 ट्रांसमिशन में कर सकता है, ठीक है। ये स्टेप अप होता है, स्टेप अप होता है। ये क्या होता है? स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन होता है। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? कौन सा लॉस ज्यादा होता है? आयरन लॉस या आयरन लॉस या कॉपर लॉस? देखिए, आयरन लॉस, आयरन लॉस
कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट है, इसी को कोर लॉस भी बोल देते हैं, कोर लॉस। ये कांस्टेंट है, लेकिन कॉपर वाला वेरिएबल है, ये वेरी करता है लोड के हिसाब से करंट क्या जा रहा है। तो आयरन लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस। तो देखिए पावर में यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, आयरन होगा, पीआई या कॉपर होगा, ये आप बताइए, ये आप बताइए। या तो आयरन लॉस से ज्यादा होगा ना, या कॉपर होगा। तो यहाँ पे कॉपर लॉस ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे ज्यादा पावर ट्रांसफर हो रहा है, लोड ज्यादा ज्यादा आई यहाँ पे ज्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ कॉपर लॉस ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्यादा, यहाँ पे आयरन लॉस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये फुल फुल लोड मतलब, तो नॉट एट अ फुल, ये फुल डे काम नहीं करता ना, ये नॉट अ फुल डे, नॉट अ फुल डे, ये क्या है, ये फुल डे काम करता है ना। डिजाइन फॉर 100% लोड, ये जो है 100% लोड के लिए डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है। और ये जो डिजाइन किया गया है, ये जो डिजाइन किया गया है, ये 50% लोड के लिए डिजाइन किया गया है, कितने के लिए, 50 to 70% लोड के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। यहाँ कॉपर लॉस ज्यादा होता है, यहाँ कॉपर लॉस ज्यादा होता है, यहाँ कोर लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ हाँ, एक और चीज, यहाँ यहाँ पे हाई हाई लोड फ्लक्चुएशंस फ्लक्चुएशंस, यहाँ पे लो लोड फ्लक्चुएशंस होता है, यहाँ ये घर में लगाया तो ज्यादा ही लोड फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ लो लोड फ्लक्चुएशन होता है, ये याद रखना। तो अपन इतना चीज याद कर लिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ना कॉपर लॉस और करंट लॉस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते समय क्या, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते समय हमें क्या कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ कॉपर लॉस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम कॉपर लॉस को कम रखने की कोशिश करते हैं, कम रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आयरन लॉस को कम रखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ यहाँ तो अब ऑब्वियसली लो लोड है, तो यहाँ लो लीकेज, या हाई लीकेज हाई लीकेज हाई लीकेज, देखिए अब यही होता है ना, आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करें। और ये क्या पावर इफिशियंसी के लिए करते हैं, पावर इफिशियंसी, और इसको कमर्शियल इफिशियंसी, ठीक है। और ये ऑल डे इफिशियंसी के लिए करता है, ऑपरेशनल इफिशियंसी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, ये तो अपन मार लेते हैं यूज फॉर लाइटनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप, काफी टाइम लग रहा है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो पता ही होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय परमिटिविटी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये 100 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर की लाइन है, ये 100 किलोमीटर की लाइन है, विथ सीरीज इम्पिडेंस जेड इक्वल टू इतना दिया हुआ, ठीक है, इतना जेड इक्वल टू इतना दिया है। एंड शंट इम्पिडेंस, 100 किलोमीटर की लाइन है, एंड शंट इम्पिडेंस इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस सीरीज इम्पिडेंस उतना दिया हुआ है और शंट इम्पिडेंस इतना दिया है, तो हमें शंट इम्पिडेंस से क्या ही मतलब, जब यहाँ पे हमें ये पूछ ही रहा है शंट इम्पिडेंस, तो आराम से इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10 + j8, इसमें कुछ नहीं है। डैम्पर बैंडिंग क्या होता है, इसमें मैं आपको कुछ बता भी सकता हूँ ये चीज़ें। डैम्पर बैंडिंग, डैम्पर बैंडिंग कहाँ होता है, डैम्पर बैंडिंग प्लेस्ड इन रोटर, सॉरी पोल स्लॉट्स इन पोल स्लॉट्स, प्लेस्ड इन पोल स्लॉट्स एंड पैरेलल टू शाफ्ट, याद कर लेंगे सब चीज़ों को। Damper binding placed in a pole slots and shaft
मेड ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर का बना होता है, लो रेजिस्टेंस वायर का बना होता है, एंड शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स एंड बाय एंड रिंग्स। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना डैम्पर बाइंडिंग में, कि अगर अगर हाँ, मान लीजिए अपन लोड राइज करते हैं सिंक्रोनस मशीन में, लोड राइज किए, लोड राइज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, स्पीड जो है स्पीड कम जाएगा। अब स्पीड कम जाएगा, स्पीड कम जाएगा, अब एन आर इज लेस देन एन एस हो जाएगा, तो इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगा, मोटर की तरह इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एन आर लेस देन एन एस होगा तो इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस, इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस, और इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा वही एडिशनल वाला, और इसको सिंक्रोनिज्म में ले आएगा, एन आर इक्वल टू एन एस कर देगा। और अगर लोड कम जाएगा, लोड अगर कम गया तो एन आर इज ग्रेटर देन एन एस हो जाएगा, एन अब एन आर ग्रेटर देन एन एस हो जाएगा तो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इंडक्शन जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली लोड घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा ही ना, लोड घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, एंड ड्यू टू दिस डंपर वाइंडिंग गेट इंडक्शन जनरेटर बिहेवियर। अब इंडक्शन जनरेटर बिहेवियर आ जाएगा, हाँ, और इंडक्शन जनरेटर बिहेवियर हो जाएगा तो एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा। ठीक है ना, एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? लोड बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा घटेगा तो इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो उसका और स्पीड बढ़ा देगा, और स्पीड बढ़ा देगा तो एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा, रोटर का स्पीड बढ़ा देगा तो एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा। लेकिन अगर लोड हट गया तो स्पीड बढ़ जाएगा तो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे एन आर का स्पीड कमेगा, एन आर का स्पीड कमेगा तो एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा। चलिए, अब इसमें देखिए दो तरह की चीजें होती है, ठीक है, फोर सिंक्रोनस मोटर, फोर सिंक्रोनस फोर सिंक्रोनस मोटर, मोटर डैम्पर वाइंडिंग को क्यों यूज किया जाता है, फोर सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग को यूज किया जाता है टू स्टार्ट द मोटर, ठीक है। और फोर फोर टू इसमें क्या, फोर सिंक्रोनस मोटर टू स्टार्ट द मोटर, और टू प्रिवेंट हंटिंग, ठीक है। और फोर सिंक्रोनस जनरेटर क्यों यूज किया जाता है, तो टू प्रिवेंट हंटिंग, और टू सप्रेस नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। तो ये पढ़ लियो, सिंक्रोनस मोटर में हम स्टार्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, और प्रिवेंट हंटिंग, लेकिन जनरेटर में बस प्रिवेंट हंटिंग और सप्रेस नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 घंटा हो गया है दोस्तों, ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है। डेल्टा नेटवर्क है रेसिस्टेंस, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया अपना, ये सी हो गया, आर ये बी, ये 20 बोल रहा है, बी सी ये 10 बोल रहा है, और ये 30 बोल रहा है ना। तो इसमें करते हैं 30 × 20 प्लस 60, 30 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 60, और ये हो गया 600, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ 10 बच गया, और क्या बोल रहा था, ए ही बोल रहा था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 ओम। अपन फॉर्मूला को रिवाइज कर देते हैं, डेल्टा टू स्टार में क्या हो जाता है, आर ए इंटू आर बी, या आर वन इंटू आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये ऐसे रहता है किसके लिए, और आर वन टू के लिए, और आर वन टू के लिए। और अगर स्टार से डेल्टा में जाना होगा, ठीक है, स्टार से डेल्टा में जाना, आर वन टू है, इसमें आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर थ्री होगा। फिर आर वन टू था, आर वन टू इक्वल टू आर वन इंटू आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर थ्री, ये हो गया ना, ये हो गया। चलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटर बाय सिलेंड्रिकल रोटर बेस्ड ऑन अल्टरनेटर, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है दोस्तों, ये तो यहाँ इतनी एफ इक्वल टू 120, अपन को फॉर्मूला याद है ना, एन एस इक्वल टू 120
120 F/P, ठीक है। अब बोल रहा है 3600 RPM है, 3600 लगा दो 120 इंटू F/2 पोल बोल रहा है ना, तो 2 यहाँ से 12×3 = 36, 12×3 = 36 हो गया। F = 60 मार दो। चलो, in a parallel RLC circuit, after the resonance, what happens to the current result from this सीरीज? अब देखो अपन दो चीजें करते हैं, सीरीज एंड, मुझे बस एक ग्राफ याद है कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। सीरीज में क्या होता है ना कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है। सीरीज में क्या होता है, इम्पीडेंस, इसमें बस ये याद रखा कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है। ऑल मैक्स अपन सोच भी सकते हैं कि इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट जो है मैक्सिमम होगा, एडमिटेंस मैक्सिमम होगा, बेसिकली कुछ था तो ऑल मैक्स होता है। तो यहाँ से अपन क्या हो गया, इम्पीडेंस मिनिमम एंड आई मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल में उल्टा हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में एडमिटेंस मिनिमम होता है, एडमिटेंस मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ ये तो मैक्सिमम बोला ना, ये बस याद रखना कि ये मिनिमम होता है और इसमें ये मिनिमम होता है। जब एडमिटेंस मिनिमम तो इम्पिडेंस मैक्सिमम। इसमें बस याद रखना है, अगर आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो बस एक चीज याद रखना है, ये इसको याद रख लेना, इसको याद रखना है कि इम्पिडेंस मिनिमम इन सीरीज। अगर ये याद है इम्पिडेंस मिनिमम बाकी सब मैक्सिमम, तो यहाँ पे यही चीज को उल्टा कर लो कि इम्पिडेंस इज मैक्सिमम बाकी ऑल आर मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन इज मिनिमम एंड दिस वन इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। ठीक है, तो ये बस याद रखना है, इस फिगर के थ्रू मैं याद रखा हूँ कि इम्पिडेंस मिनिमम है बाकी सब मैक्सिमम। तो यहाँ जब मिनिमम है तो यहाँ इस पर मैक्सिमम रखना है, तो ये है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, द सोर्स करंट रिमेंस अनचेंज्ड होने से रहा, सोर्स करंट बिकम्स इक्वल टू सम, सोर्स करंट बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ द ब्रांच करंट, ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो सोर्स करंट बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ ब्रांच, और नहीं होगा, द सोर्स करंट बिकम्स मैक्सिमम। सोर्स करंट मैक्सिमम है क्या, पैरेलल में नहीं है, मिनिमम है, द सोर्स करंट बिकम मिनिमम ड्यू टू ब्रांच कैंसिलेशन। बस यही हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलिए दोस्त, ये मुझे एक काफी शानदार क्वेश्चन मिला, ठीक है ना। तो इस पे अपन डिस्कस करते हैं, चलिए। तो इसमें क्या कर रहा है कि अब वायर डी से एबीसीडी इन द फॉर्म ऑफ रिंग मैन कर रहा है, ठीक है, और ए से फेड हो रहा है, और 220 वोल्ट है, 10 एम्पेयर एट बी, 20 एम्पेयर एट सी, 30 एम्पेयर डी, इस तरह से हर एक सेक्शन पे, और ए बी पे इतना, बी सी पे इतना, इसी तरह दिया। और मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट का है, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट। मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट वो होता है जहाँ पे दो करंट आके मिलता है, ठीक है, जहाँ पे दो करंट आके मिलता है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट है, ठीक है, उसी को मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्लियर। तो अब आइए रिंग मेंस पे है, ये रिंग मेंस है। अब ये रिंग मेंस है, अब इसमें हमने बना लिया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी बना लिया, जैसा कि कहा गया, और पॉइंट ए से 220 वोल्ट फीड हो रहा है, ठीक है, लोडेड एट। अब कह रहा है 10 एम्पेयर एट बी, तो 10 एम्पेयर एट बी कर दिया गया है, ठीक है, 20 एम्पेयर एट सी कर दिया है, 30 एम्पेयर एट डी कर दिया है, 10 एम्पेयर एट ई कर दिया है, ठीक है। और सभी सेक्शन में रेसिस्टेंस दिया गया है, तो 0.1 ओम यहाँ दिया गया है, ये दे दिया गया है, 0.05 ओम यहाँ दिया गया है, 0.01 ओम यहाँ दिया गया, 0.02 ओम, ठीक है। अब इसमें क्या अपन करेंगे कि हम मानते हैं कि यहाँ से आई करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, आई करंट इंटर हो रहा है यहाँ से, हाँ, और तो यहाँ 10 एम्पेयर इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I-10। फिर यहाँ 20 एम्पेयर इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I-30, I-30, I-10 हुआ ना, I-10 और -20, तो I-30 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा I-30 और फिर -30, तो I-60, यहाँ I-60 इसमें आ गया, और यहाँ 10 गया, तो यहाँ I-70 हो गया। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। अब देखिए, हम जानते हैं कि केवीएल में सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ हम केवीएल लगा रहे हैं। अब केवीएल लगाएंगे, इसमें इसमें सब में लगा देंगे केवीएल, ठीक है।
तो इसमें केवीएल लगाया तो क्योंकि हमें करंट की वैल्यू चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि दो करंट कहाँ पे इंटर हो रहे हैं करंट और कहाँ पे एग्जिट हो रहा है। तो करंट निकालना है तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ कर देंगे, सम ऑफ ऑल ईएमएफ आई इंटू 0.1। फिर यहाँ पे I-10 होता तो I-10 0.05, देन I-30 था तो I-30 इंटू 0.01 दिस वन, एंड I-60 इंटू 0.025, I-70 एंड 0.075 इक्वल टू 0 कर दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह सॉल्व करेंगे और यहाँ से मुझे आई निकल जाएगा 29.0। ठीक है, चलिए ये आई मुझे मिल गई। अब अगर ये आई मुझे मिल गया तो इससे मैं हर एक का आई निकाल दूंगा, अभी तो पता चलेगा ना कहाँ कितना इंटर हो रहा है कहाँ। तो ये आई मुझे मिल गया 29। अब आई ए भी यही है, ये आई ए भी है तो 20, तो आई ए भी 29.0। अब आई बी सी 29.04 -10 करेंगे 19 हो जाएगा। उसी तरह से ये आई सी डी निकालना है तो यहाँ माइनस कितना करना होगा 30। तो 30 जब करेंगे 29.09 -30 है सॉरी, -30 करेंगे तो मेरा माइनस में आ जाएगा आंसर 0.96। अगर हम चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल देंगे डी ई, तो सभी माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ अगर माइनस में आ गया, ये करंट मेरा माइनस में आया, ठीक है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन इधर ना होके इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इधर है तो मेरा मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट तो यही हो गया ना। इधर से आ रही है करंट, कितनी आ रही है इधर से 19.09, ये वाली ये आ रही है। ठीक है, ये करंट मेरी आ रही है, इधर 20 एम्पियर चली जा रही है। ठीक है, अब इधर 20 जा रही है, इधर 0.96 जा रही है, इधर 20 एम्पियर जा रही है ना, 19 है, 19.09, इधर 20 जा रही है। सोचिए 19 आ रही है, इधर 20 चली जा रही है, मतलब क्या, इधर तो इधर मतलब क्या, ये इधर 19 इधर से आ ही रही है और इधर 20 चली जा रही है, तो मतलब कि इधर से भी कुछ करंट जा रही है ना, इसीलिए डायरेक्शन में हो गया, और नेगेटिव है तो डायरेक्शन हो गया, तो मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट ये होगा। तो मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है कि ये हाँ इसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये सब निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मुझे निकालना। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ भी ये मुझे 220 मालूम ही है, उसी तरह से अब भी निकाल लेंगे, भी निकालो बी सी निकालो, उसी तरह से निकालते चलो। हाँ, या फिर अब देखो भी सी निकालनी है मुझे, तो वी सी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा करंट, वी सी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, पहले वी निकाल लेता हूँ। वी क्या हो जाएगा मेरा 220 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आई कितना है, आई है 29, आई 29 था ना भाई, तो 29.04 इंटू 0.1 मेरा करंट था, यहाँ से ये निकल गया 217.096 वोल्ट। अब ये 217 निकल गया। ठीक है, तो भी सी, ये भी निकला, यहाँ 217 है। ठीक है, तो भी सी निकालना है तो 217.096 माइनस आई मेरा कितना है, आई मेरा आई ये वाली आई ये कितनी है 19 है ना, तो 19.09 माइनस आई इंटू आर कितना है 0.05, तो यहाँ से निकल गई मेरी वैल्यू 216.144 वोल्ट। अरे भाई इतना निकालने, ये तो चलो ठीक है मैंने बता दिया। तो यहाँ से मेरी वीसी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, क्या क्या किया फिर से समझो, फिर से समझो, ए की वैल्यू ये है, ये जब करंट दिखा रही है 20 एम्पेयर 30 एम्पेयर 10 एम्पेयर, तो यहाँ के करंट आई मान ली तो I-20 10 मान लिया, I-30 मान लिया, -30 I-60 मान लिया। ठीक है, सबका पोटेंशियल सम 0 होता है, तो यहाँ से मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे करंट की वैल्यू मिल गई, अब मुझे आई की वैल्यू मिल गई, तो सबकी करंट निकाल ली कि इसमें कितना करंट जा रहा है इसमें, तो मुझे पता चला यहाँ पे नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल होता है जहाँ 2 करंट मिलता है, तो यहाँ मुझे पता चल गया कि यहाँ 2 करंट मिल रही है, तो मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट 1 ये हो गया। आंसर मेरा इतने में ही आ गया, आंसर मेरा इतने में ही आ गया। ठीक है, बट अगर इन केस अगर मुझे बेसिक वैल्यू निकालने बोला जाता तो फिर मैं क्या करता, तो भी ये पता है 220 है, तो भी क्या हो जाएगा 220 माइनस इसकी करंट 29.04 माइनस 0.1, तो भी पता चल गया। और वीसी निकालना है 217 मतलब ये वाले 217 माइनस 19.09 ये वाले करंट और इंटू ये, तो मुझे वीसी निकल गया, दैट्स ऑल।
थैंक यू फॉर दिस सेशन। आपको इन सभी चीज़ों के साथ यह भी रखना है कि जो क्वेश्चन अच्छा रहे उसे उन्हें नोट डाउन करना है। यह कुछ एक डाउट कॉपी बना लो, ये आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा जब तो आप सोच भी नहीं सकते। एक डाउट कॉपी बनाओ, है ना, और उसमें आप जो भी नई चीज़ें पता चले, जैसे आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा तो नई चीज़ें कुछ आएगी नहीं, फिर भी कुछ अगर मैं एक दो पॉइंट नई चीज़ें बोल देता हूँ तो उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना। और कुछ अच्छा क्वेश्चन रहे तो उसे नोट डाउन कर लिया करो, और एग्जाम के 5 दिन पहले 10 दिन पहले अपने या फिर वीकली आप इस डाउट कॉपी को उलटते पलटते हुए जब भी टाइम मिले इसे उलटते पलटते रहो। थैंक यू दोस्त फॉर दिस सेशन।